पर्टिकुलर लूप है और वो लूप से रिलेटेड कोई बी फील्ड है, तो हम आपको ये सिखाए थे कि लूप में अगर कोई बी फील्ड है तो बी फील्ड को चेंज करने का तीन तरीका हो बी फील्ड को चेंज करने का तीन तरीका हो सकता है। इसमें से आपके सामने ये सिखाया गया था कि देखिए हम लोगों का जो फ्लक्स लिखा जाता है वो फ्लक्स का तीन वेरिएबल हो सकता है, एक उसका बी फील्ड, एक एरिया और तीसरा बी फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। बोलो सही है? अब देखो बी फील्ड बदल सकते हो, ऐसे हमारा बी फील्ड बदलने से फ्लक्स बदलेगा, इस तरह से एरिया बदलने से फ्लक्स बदलेगा, और तीसरा जो है वो है बी फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदलना। उसके लिए आपके सामने एक फिगर था। मान लीजिए हमारा लूप ऐसे है तो उसका जो एरिया वेक्टर है और बी फील्ड है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर बी फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो फ्लक्स बी ए लिखो, लेकिन अगर मेरा लूप घूमने लगे तो बी फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदलेगा, बी फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदलेगा। बी फील्ड और एरिया के बीच अगर एंगल में बदलाव हो रहा है तो उससे भी तो फ्लक्स बदलेगा ना। आवाज आ रही है? बी फील्ड और एरिया के बीच अगर एंगल बदलेगा तो उससे भी फ्लक्स में चेंज होगा। बोलो सही है? आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आवाज आ रहा है। yes, मेरा आवाज आ रहा है? तुम लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करता। अच्छा हमको कैसे देख भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन में अंतर है। ऑफलाइन में सामने बैठा है, हमको पता है मेरा आवाज जा रहा है, जिसको समझना है वो समझ रहा है। अब यहाँ एक और कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है कि पता नहीं जो हम बोल रहे तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, तो रिस्पॉन्स करोगे। किसी को भी सुनाई देता है, हम बोल रहे हैं कि आवाज जा रहा, कब से हाँ ना तो बोल दो यार। हाँ ना बोल दोगे पता तो चलेगा कि हाँ जो हम बोल रहे उधर पहुंच रहा है। उसके बाद फिर हमको आगे बोलना है, नहीं बोलना है, रुकना है, क्या करना हम सोच लेंगे। अभी आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। तो जो हमारा एंगल चेंज करता है, बी फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल चेंज करता है, बी फील्ड और एरिया के बीच एंगल चेंज करने से भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फ्लक्स बदला। एंगल कैसे बदलेगा? जब हम उसको घुमाएंगे। अब इसी के बेसिस पे आपके सामने ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करके रखा गया कि अगर हमारे पास कोई भी लूप है जो हमारे बी फील्ड में घूमता है, घूमने से, घूमने का मतलब ऐसे घूमना चाहिए, खाली घूमने से नहीं होगा, ऐसे घूमना चाहिए कि बी फील्ड और एरिया के बीच का जो बना हुआ एंगल है वो बदले। अगर बी फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बदलेगा, याद रखना कि फ्लक्स चेंज करेगा, और फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ आएगा। ईएमएफ का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? आगे आज हम लोग बढ़ रहे हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना जब कभी भी नेचर का आप बात करेंगे ना, नेचर हमेशा सिमेट्री को फॉलो करता है। नेचर हमेशा सिमेट्री को फॉलो करता है। इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड के क्रिएट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। नेचर में समझिएगा, ऐसे बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बहुत ध्यान से समझना। ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है
एक बी फील्ड है, आप इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक सर्कुलर कॉइल रख दिए। बताइए जो हमारा कॉइल रखा हुआ है वो मेटालिक कॉइल है, कॉइल जो है वो मेटालिक कॉइल है। बताओ बी फील्ड है, मेटालिक कॉइल है, मेटल का कॉइल है, उसमें कितना करंट और किस डायरेक्शन में करंट, बोलो तो। क्या इस कॉइल में, क्या इस लूप में कोई करंट डेवलप होगा? नो सर। नहीं डेवलप होगा। कारण यह है कि बी फील्ड है कांस्टेंट अभी, मैग्नेटिक फ्लक्स की तो मेरा कांस्टेंट है सर। बिल्कुल सही। अगर हम किसी कारणवश ऐसा काम स्टार्ट करें कि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाए वेरिएबल, मान लो बी फील्ड है इंक्रीजिंग, अब बोलो इसमें करंट एस्टैब्लिश होगा? हाँ सर होगा। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे करंट बन गया आई। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर के अंदर करंट घूमने का कारण क्या है? इस कंडक्टर के अंदर करंट घूमने का कारण है चार्ज का मूवमेंट होना। आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज तो कन्वेंशनल करंट है एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज तो कन्वेंशनल करंट है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन ये है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी रखे गए चार्ज पे, अगर हम कंडक्टर का बात करेंगे तो उसका एवरेज वेलोसिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी कंडक्टर के अंदर है उसका एवरेज वेलोसिटी 0 है। आप में से कोई बोल सकता है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उस समय आता है जब कंडक्टर के इंड्स के अक्रॉस में कोई बाहर से आप बैटरी ये सब जोड़ेंगे तब ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर में होता है उसका एवरेज वेलोसिटी होता है 0, जिसको आप थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट नहीं करना चाहिए अंडर इफेक्ट ऑफ दिस बी फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है। इसका मतलब यह है कि यहां पे कुछ ना कुछ एक ऐसा फेनोमेनन भी हो रहा है जिसके बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुआ, और वो फेनोमेनन है कि कोई भी ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स छोड़ दो, कोई भी ऐसा रीजन जहां बी फील्ड चेंज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करे, हमेशा ध्यान रखना उस रीजन में, उस पूरे एनवायरनमेंट में एक सर्कुलेटिंग, सर्कल के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होके रहता है। मतलब आप ऐसे समझें कि जो रीजन हम आपके सामने यहां बनाए हैं, इस रीजन में कौन सा कलर ले आपको दिखे, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। इस रीजन में यहां भी एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हर जगह एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। ऐसा पूरे एनवायरनमेंट में जहां तक बी फील्ड का वेरिएशन होगा उस पूरे एनवायरनमेंट में, बाहर का हम नहीं बात कर रहे, बाहर बन गया है, लेकिन अंदर जहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे एक सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इसी सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसके बनने का कारण चेंज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको आप कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का, सुनना भी ध्यान से, ये 15 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऐसा कॉन्सेप्ट आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का, एक जो चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल से बना हुआ कोई दूसरा बॉडी, चार्ज बॉडी क्रिएट करता है, जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, या अभी तक जहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड सुने थे वो वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड था जो किसी चार्ज या चार्ज सिस्टम या बॉडी से बनता था। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हैं, लेकिन नेचर में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसका कारण होता है मैग्नेटिक फील्ड का बदलना या मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलना, और उसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है यार, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर, induced electric field is always in direction of induced current। मतलब जो तरीका आप इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने का डेवलप किए हैं, याद रखिएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज इस रीजन में होगा। किसी भी रीजन में बात कीजिएगा, जो डायरेक्शन हमारे इंड्यूस्ड करंट का होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा। पहला बात ये। दूसरा बात कि सर आखिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? हाउ वी कैन फाइंड दिस? ऑलवेज रिमेंबर कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप क्लोज्ड पाथ पे लाइन इंटीग्रल लेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर क्लोज्ड पाथ पे आप लाइन इंटीग्रल लेंगे, तो जो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसके बराबर होगा -d∅b/dt। इस लाइन से आप मैग्नीट्यूड निकाल पाइएगा और ये तरीका है डायरेक्शन डिसाइड करने का। तो अब आपके सामने हम कुछ और भी बातें बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। देखिए, इस पूरे रीजन में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है हमेशा। अब आप इसमें एक रख देते हैं, इस तरह का लूप। हम थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं ताकि आपका ध्यान जाए इस लूप पर। आप इसमें रख देते हैं इस तरह से एक मोटा करके लूप। ऐसा, हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, आवाज आ रही है? क्या बोल रहे हो सर? वो मैग्नीट्यूड वाला बताइए ना। हाँ, अभी काम करके दिखाएंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ है, एक एक करके समझो। इस पूरे एनवायरनमेंट में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया है। अब आप लाके एक मेटल का लूप यहां रख दिए, तो मेटल का जब लूप रखे तो मेटल का लूप जो है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एंटी क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रिक फील्ड था, उस वजह से इसमें करंट ड्राइव कर दिया। अगर हम तुमसे बोलेंगे कि किसी भी पॉइंट पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी तरह से तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाओगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बात हो गया। हाँ सर, डायरेक्शन डिसाइड हो गया, समझ में आ गया। किसी किसी को मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम है। अब चलिए आप हमको बताइए, मान लीजिए इस लूप का रेडियस है r, बेफील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है कुछ है, बेफील्ड बदल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो क्या आप इस ईएमएफ को निकाल लेंगे -NAdB/dt? बोलो ठीक है? बोलो समझे? अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पूरे क्लोज्ड पाथ पे जब तुम लाइन इंटीग्रल लोगे तो क्या ये E.2πr आएगा? इस 2πr को उधर भेज दो, क्या तुमको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा? समझ में आया मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? सर समझ गए। ठीक, अब आपको देखिए, अभी तक 2-3 चीज पे जिस पे आपको फोकस रहना चाहिए। कोई भी ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फील्ड वैरी करे, मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करे, उस एनवायरनमेंट में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ रहता है, बना हुआ रहता है।
अगर उसमें हम लोग कोई लूप रख देंगे तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप हो जाता है, जिसको आप इंड्यूस्ड करंट आज तक बोलते हैं। ये जो हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगा कि वो लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन डेवलप करे। मतलब अगर इंड्यूस्ड करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करना है, जो लेंजेस लॉ से आप सीख के आए हैं, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो क्लॉकवाइज एंड सो ऑन। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाले? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। जो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसके लिए उसके साथ बराबर कर दीजिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। कहीं कोई डाउट? ठीक, अब सुनो दो तीन कैरेक्टर जो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको थोड़ा अलग करता है। आप जो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ये वाला नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, याद आया? जो आज के पहले तक का इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते थे वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता। इज दिस क्लियर? लेकिन आप पिछला ही फिगर देख लीजिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज लूप। इज दिस क्लियर? E induced always forms closed loop, वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज का बनता है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होता है वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है। और इस पे ऑलरेडी जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। जेई एडवांस देखिए, जेई एडवांस क्या है, वो छोटा छोटा टॉपिक को ज्यादा फेवर करता है। जो आपको 2 साल के कोर्स के दौरान कभी आधा घंटा पढ़ा दिया गया, उसके बाद फिर उसको टच ही नहीं करता या कहीं वो आता ही नहीं है, वो सब उनका फेवरेट टॉपिक होता है कि कौन बच्चा हर चीज अच्छे से अटेंटिवली है ना दिमाग में रखा है, याद करके रखा है। तो वो सब उनका है ना फेवरेट टॉपिक्स होता है। ये भी वैसा ही टॉपिक है। इस पे है ना एक क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिया गया, बोला गया बताओ भाई इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक ऑप्शन था जिसमें क्लोज लूप का सिंबल था। जो बच्चा लोग इस आज वाला क्लास केवल मिस कर जाए उसको जिंदगी भर पता नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म्स क्लोज लूप। बोलो सही है? और आंसर वही है। और मैग्नेटिक फील्ड तो हर कोई देखता है कि इट फॉर्म्स क्लोज लूप, नॉर्थ से निकला साउथ पे ऐसे घूमता रहता है। तो एक ही ऑप्शन था जिसमें क्लोज लूप था। तो जो लोग इस तरह का टॉपिक दिमाग में नहीं रखता वो कभी नहीं सोच पाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म क्लोज लूप। तो वैसे टॉपिक्स पे ध्यान दो ऐसा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज पाथ पे लाइन इंटीग्रल 0 होता है, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप अभी देख चुके कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका क्लोज पाथ पे लाइन इंटीग्रल 0 नहीं है, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड के बराबर है। बोलो सही है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0, जिसका क्लोज पाथ पे लाइन इंटीग्रल 0 होता है, ऑलवेज रिमेंबर shows कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दिखाता है कि इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो होने की वजह से याद रखना कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नॉन कंजर्वेटिव
बाय नेचर, ये नॉन कंजर्वेटिव कैटेगरी में आता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? समझे नहीं एक्चुअली क्या हो। कंजर्वेटिव कौन होता है? देखिए, जिसका भी वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्लोज्ड पाथ पे जिसका किया गया काम 0 होता है, उसको आप कंजर्वेटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए और नीचे ले गए, क्लोज लूप बनाए, वर्क हो गया 0। जैसे देखो, जब नीचे से ऊपर ले गए mg का नेगेटिव वर्क, ऊपर से नीचे ले आए mg का पॉजिटिव वर्क, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट वर्क डन बाय mg इज 0। इज दिस क्लियर? तो mg इज कंजर्वेटिव बाय नेचर। लेकिन क्लोज लूप पे, क्लोज पाथ पे एक्चुअली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो 0 नहीं है। क्लोज पाथ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 नहीं है, जो उसको नॉन कंजर्वेटिव बनाता है। लेकिन जो एक्चुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका क्लोज पाथ पे इंटीग्रेशन 0 है, जो उसको कंजर्वेटिव बनाता है। क्या बोलते हो, समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक। तो ये सब था इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे आपको चीजों को समझना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है ताकि उस चीज को और क्लियरली आपको समझाया जा सके। लिखा, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ चेंजिंग सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज पैरेलल टू एक्सिस। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस अवे, हम स्मॉल r को आपके लिए दो पार्ट में बता देना चाहते हैं। एक मान लो अंदर में एक पॉइंट P1 है स्मॉल r, और एक पॉइंट हम लोग बाहर ले लेंगे P2 स्मॉल r। ठीक है, ऐसा। जब वो पॉइंट अंदर है, ए पॉइंट P इज स्मॉल r लेस देन r, समझ गए? अंदर है, अरे बोलो। ठीक ठीक, यहां लगाइए आप क्लोज लूप। देखिए, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है उसको ईएमएफ के बराबर करें? इसको सिंपल E डॉट 2 पाई आर लिख दिए और इसको लिख दे माइनस डी पाई बाई डी टी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी फील्ड इंटू एरिया, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। बोलो सही है? E डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर बाहर, डी बाई डी टी ऑफ बी फील्ड का इक्वेशन देख लो कितना दिया हुआ है, बी नॉट इंटू टी। सो E डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर बी नॉट डी टी कट गया, ये पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हुआ माइनस बी नॉट स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2। ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे सुभजीत कैसे यूज करना है? सब कुछ समझ रहे हो? हाँ सर, समझ गए। बाकी सबको? यस सर। अंजलि, देवर्ज्ञा, शिवानी क्लियर है? मनीषा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अगर मान लो पॉइंट बाहर है, अगर मान लो ये पॉइंट बाहर है, क्या? जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सेव कर ले इसको। हाँ,
मान लो अगर ये पॉइंट P ऐसे बाहर है, ये बाहर क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा छोड़ो यार, समझ जाना बाहर। देखो ध्यान से, हम बना लेते हैं। इतना बड़ा रीजन था जिसमें इस तरह का बिफिल्ड था, हमको आखिर बाहर नहीं बनाने दिया। ये है मेरा P पॉइंट बाहर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो जब हम यहां पे लूप लेंगे तो जरा समझिएगा, फिर से हम लगाने जा रहे हैं E डॉट dl इज इक्वल्स टू EMF इंड्यूस्ड। EMF इंड्यूस्ड मतलब है माइनस ऑफ d phi b by dt। यहां पे लिख दिए हैं E डॉट 2 pi r, थोड़ा समझ के थोड़ा समझ के थोड़ा समझ के, माइनस d by dt, यहां पे बिफिल्ड होगा और एरिया होगा। E डॉट 2 pi r इज इक्वल्स टू माइनस एरिया बाहर dB by dt। हम एक जगह रुकेंगे, आप वैल्यू बताइएगा सोच के। 2 पाई r माइनस एरिया, यहां d बाई डी टी ऑफ लिखते हैं, यहां पे b नॉट टी। बताओ यहां एरिया कितना लोगे, पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर कि पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको यहाँ पे ये जो एरिया लेना है वो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। आपको यहीं तक फ्लक्स सोचना है, बाहर तो है खाली जगह, और यहाँ आ जाएगा बी नॉट। ये पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हुआ माइनस बी नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। समझ गए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करता है, कैसे निकालना है? कोई डाउट किसी को इस न्यूमेरिकल में? अब ये क्वेश्चन छोड़ेंगे, ये तुम खुद से बनाओगे, ठीक है? चलिए देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए, क्योंकि अब अगला टॉपिक में हम लोग पहुंचने वाले हैं, नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मसला, सारा चीज खत्म। नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये। यहाँ पे मान लो एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E है, आपके पास एक की है, आप इस की को क्लोज कीजिएगा तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ करंट इन लूप। लूप में जो करंट स्टैब्लिश होगा वो समय के साथ कांस्टेंट रहेगा या थोड़ी देर तक वैरी करेगा? जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और ये करंट समय के साथ बढ़ेगा। बोलो सही है? बोलो सही है? आवाज आ रही है? कट जा रहा आवाज। अभी आवाज आ रहा है? हम बोल रहे जैसे ही हम लोग की को क्लोज करेंगे, एक करंट स्टैब्लिश होगा इस लूप में, क्या वो करंट समय के साथ बढ़ना स्टार्ट करेगा? तो सर उसका खुद की वजह से तो सर वो तो कांस्टेंट ही रहेगा सर, अगर देखा नहीं, अभी देखो क्षण भर के बाद आप जो इवेंट पढ़ रहे हैं ना,
दैट इज ओनली फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जितने देर में करंट चेंज करा। आप की क्लोज किए तो करंट 5 एम्पियर स्टैब्लिश हुआ, बोलो सही है? हाँ सर। कोई भी चीज को 0 से 5 होने में 0.1 सेकेंड लगेगा, 0.01 सेकेंड लगेगा। समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं? तो ये बात जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये उसी छोटे से समय इंटरवल के दौरान होगा जब करंट बदलेगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो जो आप फेनोमेनन पढ़ने जा रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ सर समझ गया। तो जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा, ठीक है, करंट क्षण भर के बाद 5 एम्पियर 10 एम्पियर पे कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन 0 से 10 एम्पियर पहुंचने में उसको 0.1 सेकेंड, 0.01, 0.001 सेकेंड तो लगेगा। उसी समय के दौरान का आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं, वही आप देखने जा रहे हैं। तो जब मेरा करंट बढ़ रहा था तो करंट के हिसाब से अगर हम फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब मेरा राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट से ये इंटर करेगा और लेफ्ट से ये बाहर आएगा। दिस इज बेफिल्ड। सो व्हाट वी कैन से दैट कि अगर किसी लूप का बीफील्ड ऐसे करंट के चेंज करने से बदल रहा है तो लूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया शो करता है। ये क्या आ गया नया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। पूरा मैकेनिक्स में इनर्शिया आप समझते थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन रखेगा, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन को मेंटेन रखेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम या बॉडी पे काम ना करे। आई होप सो आपको याद होगा। सही है? उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया हर कॉइल या लूप के पास भी होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शियल प्रॉपर्टी जिससे किसी कॉइल के अंदर अगर आप करंट को बदलते हैं तो वो उस करंट के चेंज का अपोज करता है। हम नहीं बोले करंट का अपोज करता है, याद रखना, हम नहीं बोले हैं करंट का अपोज करता है, हम बोले करंट के चेंज को अपोज करता है। बोलो सुनाई दिया? हम ये बोल रहे हैं कि जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया अगर आप किसी लूप का देखते हैं तो किसी भी लूप का ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी लूप का जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज इन करंट का अपोज करता है, अपने अंदर होने वाले चेंज इन करंट का अपोज करता है। क्या मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ सर। उसको आप कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं तो वो चाहेगा करंट घटाना, अगर आप करंट घटा रहे हैं तो वो चाहेगा बढ़ाना। वट एवर बी द चेंज जो आप उस कॉइल में करंट का करेंगे वो उसका अपोज करेगा। इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया किसी भी कॉइल या लूप का, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। इज दिस क्लियर? हाँ सर। अब बताओ, तुम ही थोड़ा सोच के बताओ। जैसे रोटेशन में इनर्शिया था उसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से मेजर करते थे। मैकेनिक्स, जनरल मैकेनिक्स में इनर्शिया था तो उसको हम लोग मास से मेजर करते थे, मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। उसी तरह किसी कॉइल का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया आप सेल्फ इंडक्टेंस से मेजर करते हैं। सेल्फ इंडक्शन इज द फेनोमेनन एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज दैट क्वांटिटी जिसके हेल्प से आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया को मेजर करते हैं। आई होप सो यू कैन गेट इट। हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं सर। ठीक, चलो थोड़ा इस फिगर को बनाने का जगह छोड़ो, स्टेटमेंट लिखो जो हम आपको समझाए हैं, लिखना पड़ेगा।
करें स्टार्ट? यस सर। हम सोचे सब कोई कॉपी लाने चला गया, लिखो थोड़ा। दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शियल प्रॉपर्टी, दैट सर एक बार फिर that electromagnetic inertial property, that electromagnetic inertial property of any coil or loop, of any coil or loop, due to which, of any coil or loop due to which it opposes the change in current, it opposes the change in current, it opposes the change in current through itself, it opposes the change in current through itself, change in current through itself, comma is known as, आवाज आ रही है? यस सर, is known as self induction, is known as self induction. Full stop. To measure self induction, to measure self induction of any coil, comma self inductance is used, self inductance is used. हो गया जी? हाँ सर। ठीक, जस्ट अ मिनट। ठीक, अब यहां जैसे जैसे इसका कैलकुलेशन है, देखो इस पर्टिकुलर कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स डिपेंड करेगा बी फील्ड पे और बी फील्ड डिपेंड करेगा आई पे। जितना ज्यादा बड़ा बी फील्ड होगा, बी फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करोगे फ्लक्स होगा, और बी फील्ड बड़ा कब होगा? जब करंट होगा। तो सीधा सीधा आप इसको इससे रिलेट अगर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल विद करंट। जैसे ही आपका प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, जैसे ही आपका प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा L। आप L को लिख सकते हैं फ्लक्स बाई आई, इसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसका सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स बाई आई है, इस पे आपको किस किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला चीज, आपको इसके यूनिट पे बेहद ध्यान रखना चाहिए। फ्लक्स का मतलब है टेस्ला मीटर स्क्वायर और नीचे करंट का मतलब है एम्पियर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को आप वेबर भी कहते हैं, नीचे एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को आप हेनरी कहते हैं, HENRY से दिखते हैं। तो इसके यूनिट पे बहुत खासा ध्यान रखना, और यही L कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो भी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स होगा वो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट phi will be equals to Li where L is called self inductance। अब दूसरा देखो, जो EMF इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल में,
आपके मन में एक ख्याल भी आना चाहिए कि सर आप तो बोल दिए कि करंट के चेंज को अपोज करेगा, लेकिन आखिर करंट के चेंज को अपोज करेगा कैसे? अरे भाई करेगा अपने अंदर एक ईएमएफ बना के। अगर ये ईएमएफ चाहता है करंट को इधर भेजना, तो ये एक अपने अंदर एक बैक ईएमएफ बनाएगा जिसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। वो चाहेगा करंट को उल्टा भेजना। ये बढ़ाएगा तू घटाएगा, ये घटाएगा तू बढ़ाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो ईएमएफ डेवलप होगा वो तो इसी कॉन्सेप्ट से ना होगा कि फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। समझे सर अच्छे से इसको। बता रहे जस्ट एक लाइन लिख लेना। सुनो जी सुभजीत, सब कोई सुनिए ध्यान से। आपको लाइन क्या बोला गया? आपको बोला गया कॉइल का एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शियल प्रॉपर्टी जिससे वो अपने अंदर होने वाले चेंज इन करंट का अपोज करे। बोलो सही है? अब हम तुमको बोलेंगे तुम मेरा विरोध करो, तो मेरा विरोध करना, मेरा अपोज करना का बहुत तरीका हो सकता है। तुम हमको ब्लॉक कर सकता है, तुम मेरा वीडियो भी काट सकता है, तुम मेरा क्लास छोड़ के जा सकता है, तुम हमको दो चार बात बोल सकता है, मारपीट पे भी उतारू हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो हम तुमको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है वो अपने अंदर होने वाले चेंज इन करंट का अपोज करता है। तो क्या करता है? क्या करंट से बात करना बंद कर देता है या उसको दौड़ा दौड़ा के मारना स्टार्ट करता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट करता है और उस ईएमएफ का पोलैरिटी ऐसे रहता है कि जो भी बाहर से करंट इसमें चेंज किया जा रहा है उस चेंज का अपोज करे। क्या बोलते हो? अपोज करेगा। हम अपोजिट डायरेक्शन नहीं बोले, हम बोले अपोज करेगा। तुम जब करंट को बढ़ाना चाहोगे वो घटाएगा, तुम अगर घटाना चाहोगे वो बढ़ाएगा। यही तो था ना लेंजेस लॉ, वही चीज। तो E का वैल्यू ऐसे, आप चाहो तो यहां से ऐसे लिख दो -L बाहर di/dt। ये रहा तुम्हारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ को लिखने का एक और तरीका, -L di/dt, -L di/dt। ठीक है, E इज इक्वल्स टू -L di/dt। ओके, समझ में आया? ठीक। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। आपको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है जिसमें आप इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। मेरी बात समझिएगा। अब इस सेक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टर। इंडक्टर एक थर्ड सर्किट एलिमेंट। जैसे आपके पास कोई रजिस्टर होता है जो करंट के चेंज को अपोज करता है, सही है ना? सॉरी, एक रजिस्टर होता है जो करंट को अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है। तो सर अब इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर भाई करंट के चेंज को अपोज करता है। तो इंडक्टर मतलब कुछ और नहीं होता, वो होता सॉलिनॉइड, स्प्रिंग टाइप अरेंजमेंट। इसी को आप इंडक्टर कहते हैं, स्प्रिंग टाइप अरेंजमेंट, इसी को आप इंडक्टर कहते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो आखिर ये इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा या हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, चलो उसको करते हैं। डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी सॉलिनॉइड या फिर इंडक्टर। सॉलिनॉइड बोलो या इंडक्टर बोलो, उसका ध्यान से देखो। यह आपके पास एक इंडक्टर है, क्या भाई? सॉलिनॉइड है और कुछ नहीं। इस इंडक्टर का लेंथ है L,
इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, और इसका एरिया है A। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है I, लेट करंट I फ्लोज इन इंडक्टर। मान लो कंडक्टर के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, तो क्या हम फ्लक्स को लिख सकते हैं बी फील्ड इनटू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया? हाँ सर। बताओ तो सॉलिनॉइड के अंदर बी फील्ड का फॉर्मूला? सर म्यू नॉट एन आई होता है सर। वेरी गुड, म्यू नॉट स्मॉल n और I, और क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिख सकते हैं n इंटू लेंथ? यस सर। अभी आप थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं कि फ्लक्स का वैल्यू होता है Li। हेलो, हाँ जी। तो जो आपके पास Li है, जो आपके पास Li है वो हो गया म्यू नॉट Ni, साथ में n इंटू एल और एरिया। अब देखो I और I कैंसिल, तो इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए। कोई भी इंडक्टर अगर आप यूज करते हैं, कोई भी इंडक्टर अगर आप यूज करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होता है म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए। कोई भी इंडक्टर अगर आप यूज करते हैं तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होता है म्यू नॉट n स्क्वायर एल ए। यहाँ n किसको स्टैंड करता है? The number of turns per unit length। हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। L क्या है? सर लेंथ है सर। लेंथ है। और A क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर रेडियस रेडियस दिया रहा तो पाई आर स्क्वायर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए, इफ अदर मीडियम इज प्रेजेंट, इनसाइड इंडक्टर, जैसे यहां देखो तो यहां बीच में क्या है भाई? तो एयर है अंदर में। लेकिन मान लो जैसे ये मेरा मार्कर है, लोहे का रहता, हम इसके ऊपर तार ऐसे लपेट के हम एक इंडक्टर बना देते तो अंदर में एयर तो नहीं होता। बोलो सही है? हाँ सर। तो उस समय आपको ये सेल्फ इंडक्टेंस मीडियम के साथ लेना पड़ता है, और उस समय होगा म्यू नॉट के साथ म्यू आर, और बाकी फॉर्मूला जो तुम पढ़े हो वैसे ही रहेगा। म्यू नॉट के साथ म्यू आर और बाकी फॉर्मूला जो तुम पढ़े हो वैसे ही रहेगा। म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। किसी को इस डेरिवेशन में कहीं डाउट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑलमोस्ट तुम्हारा ईएमआई सेक्शन खत्म है। अगले दिन म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाएंगे और इसका एनर्जी स्टोर पढ़ाएंगे, ये खत्म हो जाएगा। एसी जनरेटर देख लेंगे। तो ऑलमोस्ट है ना, एक क्लास का सेक्शन है ना बचा हुआ है। बस आपसे एक चीज हम पूछना चाहते हैं, क्या आप न्यूमेरिकल यहां तक कवर कर लिए हैं?